गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्लैब के बारे में। स्लैब के बारे में हम ये देखेंगे कि स्लैब कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, स्लैब जनरली निम्न टाइप्स का होता है, जैसे कैंटिलीवर स्लैब, ठीक है, सिंपल सपोर्टेड स्लैब, कंटिन्यूअस स्लैब, टी स्लैब, ठीक है, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, इस तरीके से। बट हमारा जो कोर्स में है वो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का ही हम डिजाइनिंग देखेंगे। ओके, तो हम इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं, ठीक है, आरसीसी स्लैब जो होगा वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब में हम कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए जरूरी हैं। और ध्यान रखना, इन सभी पॉइंटों में आपके ऑब्जेक्टिव के कम से कम स्लैब में से जो क्वेश्चन आता है, वन वे स्लैब में से आता है तो यहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक है, टू वे स्लैब में से आता है, जब हम वीडियो बनाएंगे तो वहाँ से सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो ध्यान रखना, हर एक वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और ऑब्जेक्टिव को लगाना है, तो तब आपको पता चल पाएगा कि कितने क्वेश्चन हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर कर दिए हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि वन वे स्लैब, जो वन वे स्लैब होता है, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारा ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। जब हमारा जो स्लैब है, जैसे मानो ये स्लैब हमने डाला हुआ है, ये हमारा लॉन्ग स्पैन है और ये हमारा शॉर्ट स्पैन है। ठीक है, स्मॉल स्पैन कह सकते हैं या शॉर्ट स्पैन, ये लॉन्ग स्पैन, ये शॉर्ट स्पैन। ठीक है, अब लॉन्ग स्पैन को हमने कह दिया एल वाई, ठीक है, और हमारा शॉर्ट स्पैन जो था उसको कह दिया हमने एल एक्स। ओके, तो ये क्या हुआ, लंबाई हुई, ये हुई चौड़ाई। ठीक है, तो जब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, जो लंबाई है और चौड़ाई का अनुपात जो होगा, अगर यदि लेंथ जो है, जो लॉन्ग स्पैन की जो लेंथ है वो 2 गुणा विड्थ हो जाती है, 2 गुणा एल एक्स हो जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वन वे स्लैब कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको हम कि एल वाई अपॉन एल एक्स का जो रेशो है वो ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, तो वो स्लैब कौन सी होगी, आपकी वन वे स्लैब में आएगी। अभी हम वन वे स्लैब देख रहे हैं ओनली इस वीडियो लेक्चर में, फिर हम टू वे स्लैब देखेंगे। ओके, तो आपको समझ में आया कि हम वन वे स्लैब कैसे कहेंगे और टू वे स्लैब कैसे कहेंगे। वन वे स्लैब हम उसको कहेंगे जब उसकी लेंथ जो है 2 गुने से अधिक हो, किसके, चौड़ाई के। ओके, तो हम क्या कहेंगे उसको, वन वे स्लैब। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, ठीक है, क्या होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। दूसरा, जब स्लैब एक ही स्पैन में दिया हो, एक ही पार्ट में दिया हो, जब हमारा जब स्लैब हम बनाते हैं वो एक ही पार्ट में हो, जैसे हम कॉरिडोर के ऊपर अगर हम स्लैब डालें या फिर हम बरामदे पर अगर हम स्लैब डालें, तो एक लंबा स्लैब होता है, वो एक ही स्पैन में होता है, ठीक है, एक ही पार्ट में होता है, तब हम उसको वन वे स्लैब भी कहते हैं। तब इस प्रकार जो स्लैब बनेगी वो भी वन वे स्लैब कहलाएगी। ठीक है, अब आता है डिजाइन पट्टी, ठीक है, अविकल पट्टी। ठीक है, डिजाइन पट्टी जैसे हम मानते हैं जो लंबी पट्टी है, ये काफ़ी, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हम इसको क्या मानते हैं, 1 मीटर मान के चलते हैं डिजाइन के हिसाब से। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रिप जो मानेंगे वो 1 मीटर मानेंगे। ठीक है, 1 मीटर, और इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें तो 1000 mm। ठीक है, 1000 mm जो बिड्थ मान के चलेंगे वो 1000 mm मान के चलेंगे। ठीक है, लंबी पट्टी की जो लेंथ रहेगी वो 1 मीटर या 1000 mm मानते हैं। दूसरा आता है और पॉइंट आता है, मेन रेनफोर्समेंट जो डाला जाता है वो छोटी पट्टी के समानांतर दिया जाता है। छोटी पट्टी, जैसे हमारा ये शॉर्ट स्पैन है, ये शॉर्ट स्पैन के क्या डाला जाएगा, समानांतर डाला जाएगा। ठीक है, ये समानांतर है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, लंबवत। और तो क्या डाला जाएगा, जो मेन रेनफोर्समेंट, जो आपका स्टील डाला जाएगा, मेन सरिया जो डाला जाएगा वो छोटे स्पैन में डाला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमने ये छोटे स्पैन पर सबसे पहले नीचे क्या डालेंगे, शॉर्ट स्पैन में हम रेनफोर्समेंट डालेंगे, शॉर्ट स्पैन में। ठीक है, इस तरीके से हम इसके समांतर, फिर उसके बाद में लॉन्ग स्पैन में क्या डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार डालेंगे। इस तरीके से सबसे पहले हम क्या डालेंगे, इस तरीके से डाल देंगे आप बार। जैसे मानो इस तरीके से स्लैब है तो छोटा जो स्पैन है वो ऐसे है, तो हम इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद में उसके ऊपर जो डालेंगे हम क्या डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार को हम डालेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार किस में डालेंगे, लॉन्ग स्पैन में डालेंगे, और मेन बार जो डालेंगे वो शॉर्ट स्पैन के समानांतर हम डालेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड किया जाए।
हमारा अगर हम स्लैब को हम कास्ट करते हैं तो मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना हो, तो हमने एक वीडियो लेक्चर में और बताया था। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.15 बी इंटू डी। ठीक है, जो हमारा क्षेत्रफल है जो स्लैब का, ठीक है, काट का जो क्षेत्रफल रहेगा उसका विड्थ इंटू डेप्थ का कितना 0.15%। ठीक है, 15% हम डालेंगे तो 0.15 बी इंटू डी। यदि हमारी हाई स्ट्रेंथ स्टील हो जाती है, उसमें हम टॉर या ब्रूपित या डिफॉर्म बार डालते हैं, तो उस केस में हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है, वो हम कितना डालेंगे 0.12 बी इंटू डी। ठीक है, क्रॉस सेक्शन का कितना डाल देंगे हम 0.12, मतलब 12% हम डाल देंगे। ठीक है, ये इसलिए घट गया क्योंकि हमने उच्च सामर्थ्य की इसमें क्या डाल दी, स्टील डाल दी। ओके, तो ध्यान रखना उच्च के लिए आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मिनिमम रेनफोर्समेंट हम कितना डालेंगे उतना डालेंगे। अगर टॉर स्टील बोल दे या डिफॉर्म बार बोल दे तो इसको बोलेंगे हम कितना डालेंगे 0.12 गुणा क्रॉस सेक्शन। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट जो रहेगा वो मेन स्टील का कितना रहेगा 20% लेंगे हम। ठीक है, जो हमने मेन रेनफोर्समेंट डाला शॉर्टर स्पैन में वो कितना रहेगा हमारा 20% रहेगा। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो रेनफोर्समेंट में हम मिनिमम डालेंगे वो कितना लेंगे हम 20% लेंगे। कितना लेंगे 20% लिया जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं जब हम स्लैब बना रहे हैं तो उनके बीच में कितनी स्पेसिंग हो और जो हम स्टील डाल रहे हैं, जो सरिया हम डालते हैं, उनका कितना डाया रहेगा। ठीक है, कितने mm मोटी वो डाया की हम स्टील डालेंगे। ठीक है, तो दोनों में देखेंगे, हम देखेंगे मेन वार में हम कितना mm का डाया डालें, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन वार में हम कितने mm की सरिया डालें। ओके, तो छड़ों का जो डाया रहेगा, जो मेन में रहेगा, छड़ों का डाया व अंतराल कितना रहेगा देख लेते हैं। तो मेन वार में हम 10 mm तक डाल सकते हैं और 10 mm से ऊपर भी डाल सकते हैं। अगर हाई यील्ड स्ट्रेंथ की हो जाती है, ठीक है, डिफॉर्म बार हो जाती है, तो हम 8 mm से डाल के काम चला सकते हैं। ठीक है, तो 10 mm से हमारी शुरुआत हो जाएगी मेन की। ठीक है, और हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार है तो 8 mm की भी हम डाल सकते हैं। ओके, अब मुख्य छड़ों का व्यास देख लीजिए। जो मुख्य छड़ों का जो व्यास रहेगा वो स्लैब की मोटाई का 1/8 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/8 जैसे मानो आप जो स्लैब की जो डेप्थ है आपने मानो कितना रखा 150 रखा, तो 150 डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो कितना आता है। ठीक है, 150, ठीक है, इसका डिवाइड कर दीजिए तो कितना आया। ठीक है, जितना भी आएगा वो कितना रखेंगे हम इसमें, एक सेकेंड देख लेते हैं। 1/50 मतलब 150 डिवाइड बाई 8, ये आया 18.75 mm। ठीक है, तो जो हम मुख्य छड़ों का जो डाया है करीब हम इसमें 18 mm की, ठीक है, इससे अधिक नहीं होगा। ऐसा ना हो कि 18 mm से भी मोटी हम सरिया डाल दें मेन रेनफोर्समेंट के रूप में। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, मुख्य छड़ का जो व्यास है वो 1/8 से अधिक नहीं होगा, इससे क्या होगा कम होना चाहिए। ओके, मुख्य छड़ों का व्यास। ठीक है, और जो मुख्य छड़ है हमारी, जैसे मेन रेनफोर्समेंट है ये वाली, ठीक है, ये जो मेन रेनफोर्समेंट जो हमने डाली है वो ये है। ठीक है, तो इसका जो डाया है वो कितना होना चाहिए, स्लैब की जो थिकनेस रहेगी, ठीक है, जो स्लैब की थिकनेस रहेगी डी, उसमें अगर हम डिवाइड बाई कितने से कर दें 8 से कर दें तो उतना मोटा हम डाया उससे अधिक नहीं लेंगे। अब बात कर लेते हैं इनके बीच में स्पेसिंग। ये स्पेसिंग है कि एक के बाद में दूसरी जो सरिया रखी जाएगी वो कितनी दूरी पर रखी जाएगी, ये स्पेसिंग। ठीक है, तो स्पेसिंग पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना हमेशा पूछा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेसिंग कितनी रखेंगे, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उनकी स्पेसिंग कितनी रखेंगे, और जो मेन बार है उसकी स्पेसिंग कितनी रखेंगे। ओके, तो मेन बार की जो स्पेसिंग रहेगी वो रहेगी 3 गुणा स्लैब की मोटाई, जो छत हम डाल रहे हैं उसकी मोटाई 3 गुणा स्लैब की मोटाई, इसको हम 3D भी कहते हैं। तो ध्यान रखना जो स्पेसिंग है वो कितनी रह सकती है, 3D रह सकती है या फिर 300 mm। 300 mm की स्पेसिंग पर हम स्टील डाल देंगे। जैसे
अगर हमें मेन में डालनी है, इस तरीके से हम सरिया जो डाल रहे हैं इनके बीच में जो स्पेसिंग रहेगी, जैसे ये स्पेसिंग रहेगी सेंटर टू सेंटर, तो या तो हम 300 mm ले या 3D ले, ठीक है, 3 × D डेप्थ ऑफ स्लैब। ओके, जैसे अभी हमने 150 लिया था, अगर 150 में हम मल्टीप्लाई कर दें 3 तो 15 × 45 450 आ जाता है, ठीक है, 450 mm आ गया। तो और मिनिमम क्या है 300 mm, तो इन दोनों में से क्या मिनिमम आया 300 mm, तो 300 mm की स्पेसिंग पर 300 mm की स्पेसिंग पर हम क्या डाल देंगे, सरिया डाल देंगे, ठीक है, किसके लिए, मैन के लिए। अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितनी mm की सरिया हम यूज करेंगे और कितनी स्पेसिंग पर डालेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार में हम 6 mm से लेके 10 mm तक की सरिया हम डाल सकते हैं, ठीक है, और उनकी स्पेसिंग जो है वो कितनी रहेगी, जो 3D था ये कन्वर्ट हो जाएगी 5D में, ठीक है, इसको 5D में, ठीक है, 5 गुणा स्लैब की थिकनेस, तो या तो 5D में कन्वर्ट हो जाएगी और दूसरा 450 mm। जो मेन रेनफोर्समेंट है हमारा, जो मेन रेनफोर्समेंट है, ठीक है, वो हमारा थोड़ा सा हैवी रहता है, इसलिए उसमें हम स्पेसिंग क्या देते हैं, थोड़ा सा कम देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन जो बार आती है उसमें क्या रहता है, लोड आपका थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जो टेंशन में जितना भी लोड लेता है वो कौन सा सरिया लेता है, मेन वाला लेता है, इसलिए उनका स्पेसिंग हमने कम रखा है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन पर लोड हमारा थोड़ा कम रहता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका जो स्पेसिंग है बढ़ा देंगे तो कम स्टील लगेगा। वैसे भी हम मेन रेनफोर्समेंट का कितना % यूज कर रहे हैं, 20% रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो कितना 5D स्लैब की थिकनेस का 5 गुना या 450 mm, दोनों में से जो भी अधिक होगा, जैसे हमने अगर इसका 5 कर देते तो कितना आता, 15 पंजे 75 750 आता, तो हम कितना लेके चलते, 450 लेके चलते, ठीक है, इनमें से जो मिनिमम आएगा, ठीक है, 450 आता, तो हम 450 पर हम क्या डालते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल डालते हैं, ठीक है, इनके बीच में स्पेसिंग जो रहती, ठीक है, इनके बीच में जो स्पेसिंग है ये वाली, ठीक है, ये हम प्रोवाइड करते, ठीक है। तो आपको समझ में आया, मैंने अब तक जो डिस्कस किया है इस बारे में बताया आपको, कि मैंने बताया आपका जो स्लैब में आपने जो स्टील डाला, ठीक है, जो मैन में डाला उसका जो डाया कितना लिया, ठीक है, तो हमने बताया 8 mm अगर यील्ड है तो इतना ले लेंगे, या फिर 10 mm से अधिक भी हम ले सकते हैं, बट कितने से अधिक ना हो, 1/8 गुना D, ठीक है, जो डेप्थ की स्लैब की डेप्थ है उसका हम 8 कर दें तो उससे अधिक नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम है, ठीक है। दूसरा बताया हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि 6 mm से लेके हम 8 mm और भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो 5D इंटू या फिर 450, इनमें से जो मिनिमम आएगा वो हमारा क्या रहेगा, स्पेसिंग रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो ध्यान दिया हमने कि स्लैब में हमने मेन रेनफोर्समेंट डाल दिया, ये देख लिया कि स्लैब की, ठीक है, अब देखेंगे स्लैब की थिकनेस हम जनरली हम 9 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक हम यूज कर सकते हैं, मतलब 90 mm से लेके 300 mm तक हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। जनरली हम 150 mm लेके चलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, जनरली कितना लेके चलते हैं, 150 mm की स्लैब कास्ट करते हैं। ओके, तो हमें ये भी पता चल गया ये 1 वे स्लैब है या 2 वे स्लैब है। हमने ये भी बताया मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, और मेन का सरिया का डाया कितना रहेगा, उनकी स्पेसिंग कितनी रहेगी, ठीक है, और लेंथ में हम 1 मीटर तक मान के चलते हैं, तो ये भी हमने बता दिया। अब देख लेते हैं जो स्लैब का जो कवर है वो कहाँ पर कितना दिया जाएगा। स्लैब का जो कवर है, जैसे मानो जो स्लैब है ये मानो इतना मोटा, इसमें जो स्टील डाल रहे हैं और यहाँ पर आ गया सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट के पास में जो कवर रखेंगे वो 25 mm या फिर जो डाया है आपका मैक्सिमम, जैसे मानो आपने 15 mm की सरिया डाली या 12 mm की सरिया डाली तो 12 गुणा 2 तो 24 mm, इस तरीके से जो भी अधिक होगा, ठीक है, कवर जो होगा एंड पर 25 mm या 25 दोनों में से जो भी आए निकल के उतना हम कवर दे सकते हैं। ओके, तथा टॉप तथा बॉटम की बात करें, ठीक है, जैसे स्लैब है टॉप में कितना कवर दें और बॉटम में कितना कवर दें। टॉप और बॉटम में जो कवर दे सकते हैं हम दे सकते हैं 15 mm या फिर 5 मैक्स। जैसे आपने 12 mm की सरिया यूज की है तो 12 mm का मिनिमम कवर दे सकते हैं या फिर 15 mm का हम कवर दे सकते हैं। ओके, एंड्स पे और टॉप पर दोनों पर अलग अलग है तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, कवर के लिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ओके,
पूरे वीडियो में ये ध्यान रखना, हर पॉइंट पर एक एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इस पर वीडियो बनाते कम से 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे, ठीक है। तो जो आप उसमें जैसे हम बनाते हैं वीडियो लेक्चर जो बनाते हैं ऑब्जेक्टिव के, उसमें थोड़ा सा इंग्लिश हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा है सर थोड़ा सा हिंदी में भी बताइए, तो उसकी वजह से ध्यान रखो कि वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हम कोशिश करेंगे बोर्ड पर ही पॉइंट टू पॉइंट सब ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करें। ओके, अब बात कर लेते हैं कवर का। समझ में आया आपका? एंड्स पर 25 mm या फिर 25 मैक्स, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उतना हम कवर रख सकते हैं। और दूसरा टॉप तथा बॉटम में 15 mm या 5 मैक्स, दोनों में से जो ज़्यादा हो उतना हम कवर रख सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से मानकर चलते हैं। अब देखेंगे हम कि कहाँ से हम कर्टेलमेंट करते हैं, कितना एंकरेज देते हैं, ठीक है। और टेंशन बार में कितना एंकरेज का मतलब हो गया कि सपोर्ट में हम कितना अंदर तक लेके जाते हैं सरिया को, ठीक है। और कहाँ से काटते हैं, कैसे करते हैं, तो उन चीज़ों को, टेंशन में हम कितना एनफोर्समेंट देते हैं, ठीक है, मध्य में कितना देते हैं, सपोर्ट के पास कितना देते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जैसे मध्य में यहाँ पर हमने कितना दिया, ठीक है, मैंने रेनफोर्समेंट, और सपोर्ट मानो इधर सपोर्ट है तो सपोर्ट के पास में रेनफोर्समेंट कितना दिया, ठीक है। तो 50% हम मध्य में मेन टेंशन बार के रूप में देते हैं, ठीक है। 50% मध्य में देंगे हम, ओके। कहाँ पे देंगे? मध्य में हम 50% देंगे। फिर उसके बाद में इधर सपोर्ट बचता है, इधर सपोर्ट आएगा, इधर सपोर्ट आएगा, इधर सपोर्ट आए, ठीक है। तो उसमें हम कितना देते हैं? 50%। किसके रूप में देते हैं? शेष 50% सपोर्ट के निकट 0. या पार्ट वाई 7 बोल सकते हैं इसको, या 0.10 LX और LY पर कंप्रेशन बार के रूप में 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर क्रैंक करके हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टील रहता है हम क्या करते हैं, जैसे मानो जैसे मैन एनफोर्समेंट आया, ठीक है, यहाँ से लेके जाएंगे, अगर LY7 LY10, ठीक है, या फिर 0.10 LX, ये LX है तो इसका 0.10 निकाल के इतनी दूरी से इसको उठा के क्रैंक करके 45 डिग्री पर कंप्रेशन जोन में ले जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही सभी बार्स को ले जाते हैं, एक छोड़कर एक बार को लेके जाते हैं, अल्टरनेट बार को। वो शियर फोर्स को रजिस्ट करने का काम करती है, दूसरा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को भी रोकने का कार्य करती है। तो दोनों ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। जो सपोर्ट के पास में अल्टरनेट बार दे रहे हैं हम स्लैब में, वो क्या करती है, उसका क्या कार्य है, तो हम ये बता सकते हैं कि उसका क्या है। एक तो शियर फोर्स को रजिस्ट करेगी और दूसरा आपका क्या करेगी, वो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को भी रजिस्ट करेगी, ध्यान रखना, ओके। तो हमने ये बताया 50% मध्य में हम मेन टेंशन बार के रूप में क्या देंगे आप, ठीक है, टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तथा शेष 50% हम सपोर्ट के निकट, ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, पार्ट वाई 10 या फिर 0.10 LX या और LY पर कंप्रेशन बार के रूप में 45 डिग्री पर क्रैंक करके भी हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, एंकरेज के लिए, विकास लंबाई के लिए LD/3 तक, एंकरेज के लिए LD/3 तक सपोर्ट के भीतर ले जाना चाहिए, ठीक है। एंकरेज के लिए जैसे आपको, जैसे मानो यहाँ पर बीम है, मानो ये बीम है, तो हम क्या करेंगे, LD इसका डेवलपमेंट लेंथ निकालेंगे, उसका डिवाइड/3 निकालने के बाद में तो उसके अंदर ये जो है इतना लेके जाएंगे, कितना, LD/3 लेके जाएंगे, ठीक है, विकास लंबाई, ओके। एंकरेज के लिए LD/3 तक सपोर्ट के भीतर ले जाना चाहिए, ठीक है। ये भी पॉइंट समझ में आया आपके। अब बात कर लेते हैं शियर रेनफोर्समेंट की। शियर रेनफोर्समेंट हम जो प्रोवाइड करते हैं वो बीम की तरह शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते। हम इसमें क्या करते हैं, जैसे ही सपोर्ट के पास आते हैं तो एक बार के बाद नेक्स्ट बार, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव बार, क्या कर देते हैं, मोड़ते हुए चले जाते हैं 45 डिग्री पर। जैसे मानो एक बार ये है, ठीक है, एक बार ये है, तो इसके पास में जो नेक्स्ट बार आएगी उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लेके और बेंट अप करके 45 डिग्री पर तब लेके जाते हैं। फिर इसके एक बार छोड़ देंगे, वो सीधी ले जाएंगे, फिर उसके बाद में एक और बार आएगी, उसको 45 डिग्री पर मुड़ेंगे, फिर सीधा इस तरीके से लेके जाएंगे, ओके। तो ध्यान रखना है कि शियर रेनफोर्समेंट बीम की तरह नहीं डालते। सपोर्ट के पास स्पैन/10 दूरी से हम क्या करते हैं, अल्टरनेट टेंशन बार को बेंट करके कंप्रेशन में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, तो इसको हम कंप्रेशन में ले जाते हैं। तो अगर हम एक स्लैब की बात करें, वन वे स्लैब की बात करें, तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से उसमें हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कितना कितना प्रोवाइड करना चाहिए, उसका स्पेसिंग क्या रहता है, उसका डाया कितना रहता है, कवर कितना दिया जाता है, टॉप पर कितना कवर दिया जाता है, और
बॉटम में कितना कवर दिया जाता है, एंड्स पर कितना कवर दिया जाता है, इन चीज़ों के बारे में आप ठीक है इस वीडियो में पूरा समझ जाएंगे। कोशिश करना कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखो, ठीक है, और नोट्स बनाओ, इन सभी पॉइंटों को आप लिखो, जिससे ये पॉइंट अगर पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट आंसर। ध्यान रखना यहाँ से अगर स्लैब में से क्वेश्चन आता है तो 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा स्लैब में से, ठीक है। तो ध्यान रखना स्लैब में से जो क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पॉइंटों में से आपका क्वेश्चन आएगा। तो मैं समझता हूँ सारा चीज़ जो 1 स्लैब के बारे में हो सकता है, ठीक है, मैं उन चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। फिर देखेंगे 2 स्लैब और डिजाइनिंग स्टेप देख लेते हैं 1 के, कि डिजाइनिंग स्टेप में से शायद एक आध क्वेश्चन पूछ ले, तो 1 का और 2 का हम देख लेंगे। ओके, और ये लास्ट चैप्टर है आपका 1 और 2। इसके बाद में आरसीसी आपका कंप्लीट हो जाएगा पूर्णतः। उसके बाद में हम कुछ ड्राइंग्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इस तरीके से फॉर्म में लिखकर, ठीक है। और ध्यान रखना उसमें भी 1 स्लैब और 2 स्लैब आरसीसी ड्राइंग में भी है। तो आरसीसी जो ड्राइंग में है तो क्या पूछा जाता है, यही पूछा जाएगा कि उसकी स्पेसिंग कितनी रखें, मेन बार का जो सरिया का जो डाया है वो कितना रखें, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन वार का कितना डाया रखें, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। उनके बीच में स्पेसिंग कितनी रखें, कवर कितना लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ये मान के चलिए कि 1 और 2 स्लैब आपके जो ड्राइंग के सिलेबस में है, वहाँ पर हम क्या करते, सिर्फ इस तरीके का फिगर बनाते कि 1 स्लैब सामने से जो टॉप से देखें तो कैसा दिखेगा, अगर उसको काट के देखें तब कैसे दिखेगा, ठीक है। तो बस सिर्फ हम ये काम करते जब हम आरसीसी ड्राइंग में जब 1 और 2 स्लैब का क्या बनाते, फिगर बनाते। बट ध्यान रखना अब आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान रखना ऐसे ही क्वेश्चन जो 1 स्लैब के बारे में जो जानकारियां हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पर आपको दे दी है। तो ध्यान रखना आरसीसी में भी ये वीडियो लेक्चर काम करेगा, आरसीसी ड्राइंग में भी और आरसीसी, ठीक है, स्ट्रक्चर में भी। तो दोनों जगह ये वीडियो वैलिड रहेगा। जो जो चीज़ें अगर ड्राइंग के साथ में, जैसे बीम हमारा किसके साथ में, आरसीसी ड्राइंग में भी है और हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर में भी है, तो बीम को अच्छे से पढ़ लिया तो आरसीसी ड्राइंग भी कंप्लीट हो गया आपका और आरसीसी स्ट्रक्चर में वो भी कंप्लीट हो गया। ऐसे ही 1 2 स्लैब, ठीक है, और ऐसे ही हमारा कॉलम अगर हमने उधर पढ़ा है तो वो आरसीसी ड्राइंग में भी वो काम आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों चीज़ों को थोड़ा सा लिंक करके पढ़ना, ठीक है, उसका सिलेबस मैच करना कि आरसीसी ड्राइंग में क्या सिलेबस है और यहाँ पर क्या सिलेबस है, ठीक है। जो जो सिलेबस है उसके क्वेश्चनों को कैसे पूछा जा सकता है। अब मानो आरसीसी स्लैब में, आरसीसी ड्राइंग में अगर स्लैब का फिगर बनाएंगे हम 1 का, तो कुछ इस तरीके से बनाते और उसके बारे में ये जानकारियाँ लेते, ठीक है, तब हम फिगर बनाते, तभी हम फिगर बना पाते, ठीक है। क्योंकि जो फिगर बनता है हमारा तब बनता है जब हम डिजाइनिंग का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तब हमारा क्या बनता है, आरसीसी ड्राइंग में या स्लैब का हो या फिर बीम का हो या कॉलम का हो, फिगर बनता है, ठीक है। तो हमें ये जानकारियाँ आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मैं समझता हूँ, ठीक है, कि जितना हमने आरसीसी में पढ़ाया है वो आपको ड्राइंग में भी काम करेगा, ठीक है। अगर और एग्जामों की भी बात करें, हम कुछ और एग्जाम आते हैं, जैसे मानो जेई का हुआ या फिर एई का हुआ, आपके लिए तो एसएससी जेई का एग्जाम या फिर स्टेट में जो जेई के लेवल पे एग्जाम निकलते हैं उनके लिए भी काफ़ी सफिशिएंट जो टॉपिक हैं हमने उनको कवर किया है। ध्यान रखना, ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये, और अच्छे से पढ़ते रहो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आओ, ऑब्जेक्टिव पेपर है और अच्छे से तैयारी करो। ओके, चलो ठीक है, तो ओके, थैंक यू।